अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मास्टर बजटिंग का चैप्टर चल रहा था और इसका आज का हमारा लेक्चर 17 है और इसके अंदर हम प्रॉब्लम 8.17 डिस्कस करेंगे। और बुक हम जो यूज़ कर रहे थे वो मैनेजेरियल अकाउंटिंग की यूज़ कर रहे थे और गैरिसन नोरिन ब्रीवर की एडिशन आपका था 15। ठीक है जी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के टॉपिक्स में और बाकी चीज़ों में कॉन्सेप्ट में मसला होता है तो वो आसानी से क्लियर कर सकें। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो मेन फोकस होगा, जो चीज़ हमने सीखनी है वो कैश बजट, इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट बनाना सीखना है। ठीक है जी। तो आपके पास क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिंदन कंपनी इज़ अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रीमियम यूरोपियन चॉकलेट। ठीक है ना। एक कंपनी है जो कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है किसकी? यूरोपियन चॉकलेट्स की। तो द कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑफ अप्रैल 30 इज़ गिवन बिलो। ठीक है ना। कंपनी की जो अप्रैल 30 की बैलेंस शीट है वो ये गिवन है। तो मिंदन कंपनी की बैलेंस शीट में आपको जो सबसे पहले एसेट्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास 9000 का कैश है, अकाउंट रिसीवेबल $54,000, इन्वेंट्री 30,000, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करके $2,07,000, तो टोटल एसेट हो गए $3,00,000 के। लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी की बात करें तो अकाउंट पेबल $63,000 है, नोट पेबल $14,500 है, कॉमन स्टॉक या शेयर होल्डर इक्विटी या आप शेयर कैपिटल कह लें वो $180,000 है और रिटेन अर्निंग आपके पास 42,500 है। सबको प्लस करें तो एसेट के इक्वल बनती है यानी कि $3,00,000। ओके जी। तो कह रहे हैं कि द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर मे एंड हैज़ असेंबल्ड द फॉलोइंग डेटा। कंपनी जो है वो मई के मंथ का बजट बनाने वाली है और उसने ये इंफॉर्मेशन गैदर की है। तो ये अप्रैल 30 की बैलेंस शीट है। तो अगर वो मई का काम करने वाले हैं, मंथ ऑफ मई का, तो ये जितना भी डेटा है ये मई का बिगिनिंग या ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ठीक है जी। ये बात आपने सबसे पहले याद रखनी है क्योंकि ये आगे काम आएगी। तो आपको बजट बनाने के लिए कुछ जो पॉइंट्स दे रहा है सबसे पहले तो आपने वो समझने और उसके बाद आपने बजट बनाना। सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि सेल्स आर बजटेड एट $2,00,000 फॉर मई, के हम $2,00,000 की सेल जो है वो करने वाले हैं मई के अंदर। ऑफ दिस सेल, इस सेल में से $60,000 विल बी फॉर कैश, $60,000 की हम कैश पर बेचेंगे। तो बाकी रह गई हमारे पास $140,000 की सेल्स। उसका क्या होगा? द रिमाइंडर विल बी क्रेडिट सेल। ठीक है जी, वो क्रेडिट सेल्स हो गई। ठीक है ना, क्रेडिट सेल्स हो गई। 1/2 ऑफ अ मंथ्स क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ द सेल आर मेड, यानी कि ये जो क्रेडिट सेल है इसका 1/2 यानी कि 50%, 1/2 या आप 50% कह लें, वो उसी मंथ में कलेक्ट कर लिया जाएगा। कंपनी की पॉलिसी है जिसमें सेल आपने की है यानी कि मई के मंथ में ही कलेक्ट कर ली जाएगी। अच्छा भाई, 50% आपने मई में ही कलेक्ट कर ली तो बाकी रह गई 50%। ठीक है ना। 140 का 50% जो होता है वो 70,000 होता है, तो बाकी क्या 70,000। तो कह रहे हैं द रिमाइंडर इज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ, अगले मंथ में यानी कि जून के अंदर कलेक्ट कर ली जाएगी। तो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अप्रैल 30 अकाउंट रिसीवेबल विल बी कलेक्टेड इन मई। ठीक है ना। ये देखें, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो अप्रैल 30 का था वो मई का ओपनिंग बनेगा, वो कलेक्ट कर लिया जाएगा मई के अंदर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में कहता है परचेजेज ऑफ इन्वेंट्री आर एक्सपेक्टेड टू टोटल $120,000 ड्यूरिंग में। ड्यूरिंग में हम जो इन्वेंट्री परचेज करने वाले हैं वो तकरीबन $1,20,000 की परचेज करने वाले हैं।
दीज परचेजेज विल ऑल बी ऑन अकाउंट, और ये तमाम की तमाम परचेजेज अकाउंट यानी कि उधार पर होंगी। इसका मतलब हमारा अकाउंट पेबल बढ़ेगा। आगे कह रहे हैं कि 40% ऑफ ऑल परचेजेज आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज। अब आपकी पेमेंट की भी पॉलिसी है कि भाई आप जितनी परचेज करेंगे, उधार पर परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन उसका 40% यानी कि 1,20,000 का 40% जिस मंथ में आपने परचेज किया वहीं पे कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि मई के अंदर पे कर देंगे। बाकी का 60%, द रिमाइंडर आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि जून में बाकी का 60% पे कर देंगे, तो वो आपका एंडिंग बैलेंस होगा। ऑल ऑफ द अप्रैल 30 अकाउंट पेबल टू सप्लायर विल बी पेड ड्यूरिंग मई। तो ये देखें, ये जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा मई का, जो अप्रैल से आया 63,000 का, वो भी पे कर दिया जाएगा। तीसरी इंफॉर्मेशन में आपको कहता है द May 31 इन्वेंट्री बैलेंस इज बजटेड एट $40,000। एंडिंग इन्वेंट्री भी आपको दे रहा है कि भाई $40,000 की इन्वेंट्री आपके पास बच गई है, वो सोल्ड आउट नहीं हुई है। आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसमें आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर मे आर बजटेड एट $72,000 एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, कि सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो मई के होंगे वो 72,000 होंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को निकाल के, ठीक है जी। दीज एक्सपेंसेस विल बी पेड इन कैश, कैश से पे किए जाएंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसको निकाल के। और डेप्रिसिएशन जो है वो इस बजटेड एट $2,000 फॉर द मंथ। इस मंथ का कितना है? $2,000 है। द नोट पेबल ऑन द अप्रैल 30 जो कि आपकी बैलेंस शीट में मौजूद था विल बी पेड ड्यूरिंग मई, वो भी मई में पे कर दिया जाएगा विद $100 इंटरेस्ट, ठीक है ना, यानी कि वो 14,500 का तो पे किया ही जाएगा, साथ में ₹100 का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। ऑल ऑफ द इंटरेस्ट रिलेट टू मई, और जितना भी इंटरेस्ट था वो मई से रिलेटेड है, ठीक है ना। एफ में कह रहे हैं कि न्यू रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट कॉस्टिंग $6,500 विल बी परचेज फॉर कैश ड्यूरिंग में। ड्यूरिंग में आपने जाहिर सी बात है आप प्रीमियम चॉकलेट का बिजनेस कर रहे हैं, चॉकलेट को गर्मी में बाहर तो रख नहीं सकते, तो फ्रिज में रखेंगे, तो रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट भी आपने परचेज किया जिसकी कॉस्ट है $6,500 और उसकी पेमेंट आपने कैश से की है। जी पॉइंट में कह रहे ड्यूरिंग में द कंपनी विल बोरो, कंपनी $20,000 भी बोरो करेगी अपने बैंक से फ्रॉम इट्स बैंक बाय गिविंग अ न्यू नोट, और वादे में उसको नया नोट इशू करेगी बदले में टू द बैंक फॉर दैट अमाउंट, उस अमाउंट के लिए। द न्यू नोट विल बी ड्यू इन 1 ईयर, 1 साल में पे किया जाएगा, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि आपने कैश बजट बनाना है मई का, अपने बजट को सपोर्ट करना है एक्सपेक्टेड कलेक्शन शेड्यूल से और सेल से और शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश डिस्बर्समेंट फॉर मर्चेंडाइज परचेज से, ठीक है। फिर आपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, और बजटेड बैलेंस शीट भी आपने बनाकर दिखानी है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने कैश बजट के लिए कुछ सपोर्टिंग काम कर लेते हैं, वो है शेड्यूल ऑफ कैश रिसीव और पेमेंट का, ठीक है ना। हमारे पास कितना कैश रिसीव हुआ, हमने जितनी सेल की थी 2 लाख की सेल की थी, $2 लाख की सेल की थी, उसमें से उसने क्या बात कही थी, उसने कहा था कि 60,000 जो है वो कैश पर होगा, तो मई के अंदर कैश सेल 60,000 कैश तो हमारे पास आ गया, ठीक है ना। और कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अप्रैल 30 का उसने कहा था कि जो बैलेंस है 54,000 का वो मई में कलेक्ट हो जाएगा, तो वो भी 54,000 आपके पास कलेक्ट हो गया। फिर उसने कहा कि 2 लाख में से 60,000 तो हो गया अलग, ठीक हो गया, बाकी रह गया 140,000, ठीक है, वो क्रेडिट है, उस क्रेडिट का 50% उसी मंथ में कलेक्ट किया जाएगा। अब जब हम मई का बना रहे हैं तो 140 का 50% कितना हुआ मई की सेल्स का, वो हुआ 70,000, वो भी आपने कलेक्ट कर लिया। इसके अलावा और कोई कैश रिसीप्ट आपके पास नहीं है, तो टोटल आपने किया तो टोटल कैश आपके पास कितना आ गया 184,000 रुपीज़ का। और अगर शेड्यूल ऑफ कैश पेमेंट फॉर परचेजेस की बात करें तो अप्रैल 30 अकाउंट पेबल जो पिछला बैलेंस था वो कितना आया था आपका ओपनिंग, वो 63,000 था, और उसका भी कहा कि वो मई में पे कर दिया,
मई की जो परचेजेज हुई थी वो $120,000 की हुई थी, ठीक है ना। $120,000 की जो हुई थी वो सारी की सारी क्रेडिट थी, और ये कहा था कि उसका 40% जो है वो इसी मंथ में पे किया जाएगा और बाकी का 60% अगले मंथ में। तो 120,000 का मई की परचेजेज का 40% बनता है 48,000। उसके अलावा आपकी परचेजेज के लिए कोई डिसबर्समेंट नहीं है, तो इसको प्लस किया तो टोटल कैश पेमेंट इस हवाले से आपकी चली गई 1,11,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो अब बनाते हैं मिंदन कंपनी का कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई, ठीक है ना। एक ही मंथ का बजट बनाना है। तो आपके पास कैश बैलेंस बिगिनिंग जो गिवन था, जो आपके पास अप्रैल से आया, वो 9,000 का था। इसके अंदर आप ऐड करा देंगे रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जो कि आपने ऊपर कैलकुलेट की 184,000 रुपीज़ की। तो टोटल कैश अवेलेबल हो गया 193,000 का। उसके बाद डिसबर्समेंट आपने माइनस करनी है। सबसे पहले परचेज ऑफ इन्वेंट्री, जो कि आपने इधर ऊपर टोटल किया था 1,11,000। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे उसने कहा था 72,000 हैं, और डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले भी बता चुका कि नॉन कैश आइटम है, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक नया इक्विपमेंट ख़रीदा था रेफ्रिजरेटिंग पर्पस के लिए 6,500 का। उसके अलावा कोई डिसबर्समेंट इस वक्त अभी नहीं है आपके नॉर्मल बिजनेस की। तो इसको टोटल किया तो ये 189,500 हो गया, ठीक है जी। तो आपके पास जो टोटल कैश अवेलेबल था वो 193,000 है, और आपके पास जो डिसबर्समेंट हुई है वो 189,500 की हुई हैं। इसमें से आपने माइनस किया तो एक्सेस ऑफ रिसीप्ट और डिसबर्समेंट है, यानी कि 3,500 रुपये या $3,500 आपके पास बच रहे हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग के पार्ट में उसने कहा था कि इस मंथ में हम नोट इशू करके $20,000 की बोरोइंग करेंगे। तो आपके पास आ गया कैश, और जो पिछला नोट पेबल था 14,500 का, उसकी आपने रीपेमेंट की तो उसके पैसे आपके पास से लेस होंगे, और साथ में उसने कहा कि $100 का या $100 का इंटरेस्ट भी पे होगा। तो टोटल उस नोट के साथ यानी कि पूरा जो पे किया गया वो $14,600 है। तो जब आपने इसको माइनस किया 20,000 में से $14,600 के ये पूरे पार्ट को, तो आपके पास टोटल फाइनेंसिंग का जो पार्ट बच गया वो कितना बच गया 5,400, ठीक है ना। 5,400, और ये जो ऊपर आपके पास एक्सेस बचा था इन दोनों को आपने प्लस करवा लिया, तो आपके पास टोटल कैश बैलेंस जो एंडिंग आया वो कितना आ गया 8,900 रुपये। तो ये याद रखना है जो बजटेड बैलेंस शीट में हमने रिपोर्ट करना। आगे चलते हैं। आगे उसने हमसे कहा कि भाई मिंदन कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कितनी बनेगी। ये तो बहुत आसान है, अक्सर बच्चों को मसला जस्ट कैश बजट में ही होता है। तो सेल्स आपने इस मंथ में टोटल 2 लाख की थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्टली सेल लिख ली। बिगिनिंग इन्वेंट्री अप्रैल से जो आई थी वो 30,000 थी। ऐड की आपने परचेजेज $120,000 की आपने परचेजेज की, प्लस किया अवेलेबल गुड्स आपके पास है $150,000 की, उसमें से माइनस किया एंडिंग इन्वेंट्री 40,000, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 1,10,000, ठीक है जी। तो 2 लाख में से आपने एक 10 माइनस किया तो ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट आपको 90,000 का हो गया। उसमें से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करवाए जो कि 72,000 के थे, प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 इस मंथ का, तो टोटल 74,000 हो गया। आपने माइनस करवाया 90 में से, तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई, ठीक है ना, यानी कि इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई। उसके बाद आपने 100 रुपये का इंटरेस्ट माइनस करवाया तो फाइनल आपकी नेट इनकम आ गई प्रॉफिट आफ्टर इनकम एंड टैक्स। टैक्स तो बहरहाल है नहीं, तो 15,900 रुपये की आपकी नेट इनकम भी यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट चीज़ आपके पास यहाँ पर जो है वो मिंदन कंपनी की बजटेड बैलेंस शीट है। एसेट में कैश आपके पास 8,900 है जो कि आपने अभी एंडिंग बैलेंस निकाला। अकाउंट रिसीवेबल जो था मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि भाई 2 लाख था, 2 लाख में से आपने 60 उसी वक्त कैश सेल्स कर दिया, 60 के बाद 140 बच गया, 140 में से 50% आपने मई में कलेक्ट कर लिया, तो एंडिंग बाकी का 50% बचा, वो 50% बचता है 70,000, ठीक है जी। तो ये आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली 70,000 की। इन्वेंट्री एंडिंग उसने खुद दी हुई थी 40,000 बची है, तो एज अ करंट एसेट आपने इसको यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया।
बिल्डिंग और इक्विपमेंट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 2,07,000 रुपये के पहले से थे। मज़ीद इक्विपमेंट आपने ख़रीदा 6,500 रुपये का, माइनस करवाया 2,000 रुपये का इस मंथ का डेप्रिसिएशन, तो फाइनल इसकी वैल्यू आ गई 2,11,500। और मज़ीद आपके पास कोई एसेट नहीं है, तो टोटल एसेट हो गए 3,30,400 रुपये के। लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ की बात करें तो अकाउंट्स पेबल सेम मैं आपको बता चुका कि आपके पास 120 के की जो इन्वेंट्री थी वो आपने ख़रीदी थी या मर्चेंडाइज ख़रीदी थी, आपने 40% और सारी उधार थी 40% उसी वक्त पे कर दी, बाकी रह गई 60%, तो वो आपका एंडिंग बैलेंस बनेगा जो कि होगा 72,000। नोट पेबल आपका 20,000 का हो गया, पिछला पे कर नई बोरिंग की है, इस वजह से आपका लायबिलिटी में इजाफा हो गया। कैपिटल स्टॉक आपका 180,000 का ही है। रिटेन अर्निंग जो है वो 42,500 की थी। इस साल का जो नेट प्रॉफिट हुआ क्योंकि कंपनी का है वो रिटेन अर्निंग में आपने ट्रांसफ़र किया, तो टोटल 58,400 से रिटेन अर्निंग इंक्रीज़ हो गई, और सब को टोटल किया तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी 3,30,400 की आ गई, जो कि टोटल एसेट के बराबर हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझ लें कि अगर कैश डिविडेंड वगैरह आप पे करते तो रिटेन अर्निंग में से आप उसको माइनस भी करवाते। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।